नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन में। आशा करता हूं आप सभी लॉकडाउन में भी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं गुप्त काल के बारे में, जिसे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कई इतिहासकार ऐसे हैं जिसे स्वर्ण काल मानने में समर्थ नहीं हैं, परंतु फिर भी इसे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके पीछे के तथ्यों को हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर नहीं बैठे हों तो कृपया उसे साथ में लेकर बैठें, क्योंकि आपको ही पता है कि वीडियो लेंदी होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है और प्री के फैक्ट जो हैं वह एक साथ सभी जगह प्रोवाइड करा पाना मुश्किल होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे मैप के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर में जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य है, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल आदि के क्षेत्र भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ। इसके बाद हम बात करेंगे समुद्रगुप्त द्वारा विजयित राज्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त जो कि विसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसने 9 आर्यावर्त और 12 दक्षिणावर्त राज्यों पर विजय की थी। तो ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं वह सभी आर्यावर्त के क्षेत्र हैं, और दक्षिणावर्त के क्षेत्र जो हैं वह ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, जिसे समुद्रगुप्त द्वारा जीतकर उन्हें वापस लौटा दिया गया, और इसके बदले में उन्होंने कई सारी नीतियां भी प्रतिपादित की। जबकि हम यहाँ पर ग्रीन कलर में देख रहे हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बारे में, विजित क्षेत्रों के बारे में अपन देख रहे हैं, जिसमें कश्मीर से लेके उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, साथ साथ गुजरात का क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे की स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में जानने के साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है कि संबंधित चीज़ गुप्त काल के बारे में है अथवा नहीं है। तो किस आधार पर उन्होंने इसका पता लगाया? तो सबसे पहले यहाँ पर इसे साहित्यिक साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, और इसके बाद अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं कि संबंधित चीज़ जो है वह गुप्त काल से संबंधित है अथवा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले हम पुराणों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण के बारे में जिक्र है, जिनमें विस्तृत तरीके से गुप्त वंश का अध्ययन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। उसमें वहाँ के शासकों, उनकी नीतियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि संबंधित पुराणों में गुप्त वंश का इतिहास उल्लेखित था। साथ साथ आप सभी को पता होगा कि गुप्त जो थे अधिकतर भागवत धर्म के अनुयायी थे, हालांकि वह सहिष्णु थे। उनका राजकीय चिन्ह जो था वह गरुड़ था, जो बाद में बदलकर मयूर शैली हो गया था। साथ साथ हम देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखित है। इसमें भी गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन किया गया है। और कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि भी थे और नवरत्नों में से एक थे, महाकवि की इनको उपाधि दी गई थी। इनकी रचनाओं में आपको गुप्त वंश की झलक विस्तृत तरीके से देखने को मिल जाएगी। और चौथा पॉइंट जो है विदेशी यात्री। जैसा कि आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहयान आया था, जिसने बौद्ध धर्म के पुस्तकों, ग्रंथों और उनके रहन सहन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। साथ साथ इसने अपनी पुस्तक फायुकी अर्थात फायुकी या फियुकी, कई पुस्तकों में फियुकी आता है, इसमें भी गुप्त वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सण अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख और प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र, इन सभी के बारे में पूरा चर्चा किया गया है कि जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं। आइए दोस्तों, हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि गुप्त कौन थे, क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त, जैसा कि सरनेम में लिखा हुआ है, यह वैश्य वर्णीय थे। तो इसके बारे में हम सर्च करके आपको बताते हैं। तो वैश्य होने के पक्ष में जो है वह रोमिला थापर, रामशरण शर्मा,
ये सभी इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने गुप्तों को वैश्यवंशी माना है। अब इसका कारण क्या है? तो इनका तर्क है कि स्मृतियों के अनुसार नाम के पीछे गुप्त उत्तरांश लगाना वैश्यों की एक विशेषता है, अर्थात गुप्त सरनेम लगाने से इन्होंने यह थॉट निकाला कि हाँ, यह वैश्य रहे होंगे। जबकि ब्राह्मण होने के पक्ष में तर्क दिया गया है राय चौधरी के द्वारा। इन्होंने गुप्तों को ब्राह्मण वंशी माना है। अब इसके पीछे के इनके क्या तर्क थे वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग की जो रचना है षट महिषी धारणी, उसमें गुप्त गोत्र को जो है ब्राह्मण वंशी बताया गया है। इस आधार पर राय चौधरी जी ने गुप्तों को ब्राह्मण वंशी माना है। तो दोस्तों, अब हम गुप्तवंशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं इसके शासक महत्वपूर्ण कौन कौन से थे। सबसे पहले आते हैं अपने श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त और सबसे अंतिम शासक जो थे वह थे विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार इनके कभी कभी शासनों का कालक्रम या फिर शासनों के नाम भी जमाने को दे देता है ना। तो इस आधार पे हमने आपको पूरे शासकों की लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद हम एक एक शासकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्रीगुप्त की, जिन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया इतिहासकारों का? तो प्रभावती गुप्त, जो कि पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख जिनका है, उनके अनुसार श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। अब इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इस कारण से कई इतिहासकारों का तर्क है कि यह संभवतः किसी शासन के अधीन सामंत की पदवी रखते होंगे, अर्थात इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे घटोत्कच गुप्त के बारे में। यह श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे, साथ ही इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि अभी यह शुरुआती स्टेज पर थे, अर्थात सामंती प्रणाली पर थे। और घटोत्कच गुप्त के बारे में एक विशेष चीज़ है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख रीवा में प्राप्त हुआ है, जिसमें वहाँ पर लिखा हुआ है घटोत्कच वंश, जिससे सिद्ध होता है कि घटोत्कच गुप्त जो थे वह गुप्त वंश से ही संबंधित रहे होंगे। इसके बाद हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। आप जानते हैं इसमें यहाँ पर हमने इतिहास काल इसीलिए लिखा है समयकाल, क्योंकि इनके समयकाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको जो प्रोवाइड कराया है वह एकदम एग्जाम की दृष्टि से सटीक है। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। जैसा कि आपने पूर्ववर्ती दो शासकों के बारे में देखा, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में, इन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे इन्हें सामंत होना बताया गया। परंतु यहाँ पर इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसी कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथ साथ इन्होंने गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। आपको पता होगा 319 ईस्वी में जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने अपनी विजयित नीति को या राज्य के बढ़ाने की नीति को कई तरीके से प्रतिपादित किया, जिसमें से एक उनका विवाह नीति भी थी, जिसमें से देख सकते हैं हम लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने राज्य को विस्तारित भी किया। इन्होंने ही राजा रानी शैली के सिक्के चलवाए थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं अन्य शासकों के बारे में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या इसकी जानकारियाँ उपयोगी लगी हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।